तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कैदी नंबर 804 को कब इंसाफ मिलेगा? कब इस मुल्क में जारी जो 15 महीनों से फस्तायत है, जो फाशिज्म है, उसका इख्तिताम होगा? अवाम खुली फिजा में सांस ले सकेगी, बंदिशें नहीं होंगी, जबर नहीं होगा, जुल्म नहीं होगा। ये मुल्क जो पसपाई में जा रहा है पिछले 1.5 साल से, ये कब रुकेगा? ये बड़ा अहम सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम महमूद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं खुर्रम की बात। दोस्तों, पिछले 1.5 साल से, अप्रैल 2022 से, मैं समझता हूं इस कौम को वो देखने को मिला है जो शायद उनके कभी आबाओ अजदाद ने भी ना देखा हो। मैं जब ये बात कर रहा हूं तो बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूं, क्योंकि इस मुल्क में इसमें तो कोई शक नहीं है कि जबर और जुल्म की दास्तानें तो बहुत हैं, तारीख तो बहुत लंबी है, लेकिन जो पिछले 1.5 साल के अंदर जुल्म और सितम किया गया, उसको अगर पुराने जमानों के साथ कंपेयर किया जाए तो उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। जो उन जमानों के मजालिम के फेवर में भी थे, जो हक में थे उनके, वो भी ये कह रहे हैं कि जो इस दफा हो रहा है ये पहले कभी नहीं हुआ। मुल्क की मईशत जो है वो बदस्तूर पिछले 15 महीने से जवाल की जाने बढ़ रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। हर दूसरे दिन एक हुकूमती नुमाइंदा आकर एक झूठा नया वादा करके चला जाता है कि जी फला काम हो जाएगा, फला काम हमने शुरू कर दिया और उसके बाद ये बेहतरी आ जाएगी। बेहतरी बिल्कुल भी नहीं आ रही। अच्छा, एक तरफ ना इंसाफी और जुल्म का डंडा है जो कि रोजाना बेदरेग चलाया जा रहा है, किसी से डरे बगैर चलाया जा रहा है, कुछ भी आगे पीछे इंसाफ और हक को देखे बगैर चलाया जा रहा है, और दूसरी तरफ मईशत का इतना बड़ा पहाड़ जैसा वजन है जो कि गरीब आवाम के ऊपर ढोया जा रहा है, रोजाना उस पर वजन बढ़ाया जा रहा है, कुचले जा रहे हैं। सांस लेने की जो है वो मैं समझता हूं कि जगह और मार्जिन नहीं रहा, और कोई बेहतरी की उम्मीद बाकी नहीं रही। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ये फस्तायत जारी है, जो फाशिज्म ये जारी है, जो इंसाफ की धज्जियां उड़ती हुई आवाम देख रही है, इसका इख्तिताम कब होगा? तो इस सारे को जानने के लिए मैं समझता हूं कि जो अप्रैल 2022 है उससे थोड़ा सा हमें पीछे देखना पड़ेगा कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या डेवलप हो रही थी खित्ते में। क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर दुनिया के बड़े स्टेक्स हैं। कौन हुक्मरान होगा, कितनी हुकूमत करेगा, क्या वादे करेगा, क्या हमने उसको देना है, क्या वो हमें देगा, जब तक इन चीजों का फैसला नहीं होता पाकिस्तान के अंदर आज तक तो हुकूमत बन नहीं पाई इन फैसलों के किए बगैर। जब कभी गलती से बन भी पाई है तो उसका इख्तिताम, उसका अंजाम इतना घटिया और भयानक हुआ है कि वो तारीख के अंदर एक धब्बा बन के रह गया है। आप भुट्टो को देख ले, जो हुआ उसके साथ, जो 90 की दिहाई में होता रहा वो आपके सामने है, जो 2008 के मार्शल जो मुशर्रफ का था उसके खत्म होने के बाद जो होता रहा वो भी आपके सामने है। तो भाईजान, ये कहानी शुरू उस वक्त होती है कि जब अमेरिका, जो साहब बहादुर है इस मुल्क का, हमारे तमाम लीडरान वहां जाकर तवाफ करने भी जाते हैं। एक उनके हिसाब से एक बड़ा जो है वो एक मुकद्दस जगह है उनके लिए, उसके बगैर उनको पता है ना बका है, ना उनको हुकूमत मिलनी है, ना कुछ होना है। तो जब उसने अफगानिस्तान को छोड़ा तो अफगानिस्तान को मजबूरन छोड़ा, क्योंकि 15 साल से लड़ लड़ के कामयाबी उनको हासिल हो नहीं रही थी, बंदे भी मर रहे थे, पैसे भी लग रहे थे, और कामयाबी हासिल हो नहीं रही थी, मजबूरन छोड़ना तो पड़ा। लेकिन उनकी हमेशा से यह ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान इस जंग को ओन कर ले, जिस जंग को वो छोड़ के जा रहे हैं यहां से, ताकि पाकिस्तान एज अ प्रॉक्सी, अमेरिका की प्रॉक्सी बन के अफगानिस्तान को कंट्रोल करे। अब उस वक्त के जो वजीर आजम थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान को हम पाकिस्तान ये इजाजत नहीं देगा अमेरिका को कि पाकिस्तान की जमीन को इस्तेमाल करके अफगानिस्तान पे हमले किए जाएं। वो एब्सोल्युटली नॉट का जुमला तो आपको याद ही है जो बोला गया था वजीर आजम की जानिब से। तो जब ये हुआ तो अमेरिका साहब बहादुर का जो मकसद था वो तो हल हो नहीं सकता था। तो ये उस दिन मैं समझता हूं फैसला हो गया था जिस दिन ये एब्सोल्युटली नॉट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया
कि अब इनके साथ चलना मुमकिन नहीं, और इन जैसे वजीर आजम का पाकिस्तान के वजीर आजम के मनसब पे बैठना अमेरिका को सूट नहीं करता। प्लान वहां से शुरू हुआ। इस्तेमाल आपको पता है यहाँ के हमेशा मीर जाफर, मीर सादिक, तो आपको पता है इस मुल्क के अंदर दर्जनों पड़े, इट चाहो तो थलों एक निकला ना। ठीक है जी। तो प्लान उनका था, हमेशा की तरह इस्तेमाल हम हुए। इस्तेमाल हुए, लेकिन इतने भोंडे अंदाज में इस्तेमाल किया गया कि उसका जो नतीजा है वो आज तक हम भुगत रहे हैं। अच्छा, अमेरिका जो होता है ना जी, वो हमेशा एक बड़े प्लान के तहत चलता है। उसका एक लार्जर प्लान होता है खित्ते का। इस वक्त खित्ते के अंदर बड़ी तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। चाइना एक सुपर पावर के तौर पे उभर रहा है। रशिया जो है वो पूरे नेटो के सामने खड़ा है। यूक्रेन जंग के अंदर वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारत, वो मैं समझता हूं कि एक बहुत अहम मुल्क बन चुका है, क्योंकि उसने अपनी तरक्की कर ली है भाई। उसने अपने रिसोर्सेज बना लिए, उसने दुनिया को साबित कर दिया है कि वो एक गैरतमंद कौम है, और उसके अंदर अपने पैरों में खड़े होने की हिम्मत है। क्योंकि दुनिया कदर उसी की करती है जो अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सकता है। जो भिक मंगे होते हैं ना, वो फिर उनको लाते और घुसे ही पड़ते हैं। वो हमें पढ़ रहे हैं। लार्जर प्लान ये है कि इस खित्ते में अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय हम नहीं रहे, इंडिया बन चुका है। क्योंकि अमेरिका के कहने पे चाइना को कोई आंखें दिखा सकता है तो वो इंडिया है। अब उसको खुश करने के लिए हमारे से उनको कुछ मिलना जरूरी है। मोदी के इलेक्शन भी आ रहे हैं अगले साल अप्रैल में। उसने अपनी इलेक्शन कैंपेन भी चलानी है। उसने अपने आप को फाते और सेवियर ऑफ द नेशन भी साबित करना है। उस सब कुछ के लिए पाकिस्तान की बलि चढ़ाई जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। इस सारे घनौने गेम के अंदर, जिसकी मैं माजरत चाहता हूं, पूरी तफसीलात शायद मैं नहीं दे सकता, इस सारे घनौने गेम के अंदर जो सबका वजीर आजम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, वो कहीं फिट नहीं होते। ठीक है ना जी। क्योंकि उनके होते हुए जो प्लान है साहब बहादुर के, वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकते। तो इस वजह से उनका जेल में रहना लाजमी है उन लोगों के लिए जिन्होंने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है। अब आप देख रहे हैं सरदार लतीफ खोसा बड़ी कोशिश कर रहा है हाई कोर्ट से किसी तरह मामला चल निकल पड़े आगे, कोई फैसला हक का आ जाए। सुप्रीम कोर्ट भी इंतजार कर रही है कि भाई हाई कोर्ट को हक की बात कर डाले तो हम आगे लेके चलते हैं। लेकिन वो मामला आगे नहीं चल रहा। आज आप देख लें कि खोसा को जो है ना, खोसा साहब को लिफ्ट में बंद कर डाला, आधा घंटा बेचारा लिफ्ट में बंद रहा। ठीक है, और वो भी एक प्लान का था, मर भी सकता था, बेचारा बूढ़ा आदमी है वो भी। लेकिन ये वो जुल्म खत्म नहीं होने को दे रहा, क्योंकि अभी प्लान मुकम्मल नहीं हुआ। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि वजीर आजम इमरान खान को पोजीशन से हटाना तो सिर्फ उस लार्जर प्लान की पहली कड़ी थी। ठीक है, अभी जो एक्चुअल प्लान है वो तो एग्जीक्यूट होना है। वो प्लान में इनके डिलेज शायद इस वजह से आए क्योंकि इंटरनेशनली हालात बहुत बदल रहे थे, प्लस इस मुल्क के अंदर पहली दफा एक ऑयस्टेड, एक निकाले गए वजीर आजम के साथ अवाम खड़ी हो गई थी, तो रेजिस्टेंस थी। तो मैं समझता हूँ प्लान एग्जीक्यूट करने का अभी अभी एक्चुअल प्लान का तक तो हम पहुंचे भी नहीं है। कहानी कहते हैं ना, अभी शुरू भी नहीं हुई। जेल में उसको डालना इनका मकसद था पहले दिन से, वो ये महीना पहले इसमें कामयाब हो गए। अब इतने आराम से उसको बाहर आने नहीं देंगे। इलेक्शंस का जहां तक ताल्लुक है, क्लियर कट सब जो है इस चीज पे अब तक करीबन मेंटली तैयार हैं कि भाई इस साल तो नहीं होने, अगले साल कहीं फर्स्ट क्वार्टर में हो जाए तो बड़ी बात होगी। अब बात क्या है, अब आप खुद सोचें। आज 2 नए केसेस उन पे बना दिए गए, ठीक है ना जी। उसमें गद्दारी तक का जो है दफात तक लगा दिए, टेररिज्म के दफात लगा दिए। हम जिस तरफ मूव कर रहे हैं जी, मुझे जो लग रहा है वो ये है कि इतनी जल्दी इमरान खान को ये रिहा नहीं करने लगे। ठीक है ना, क्योंकि अभी बड़े प्लान्स हैं जिनको इन्होंने एग्जीक्यूट करना है। ये जो इंटरिम गवर्नमेंट के सेटअप इन्होंने बना के, इन्होंने कहा था पहले दिन से, इनके आने से पहले से ये बातें हो गई थी कि उसने लंबा बैठना है। तो वो लंबा बैठना है किसी मकसद के लिए, सिर्फ महंगाई के लिए इनको इंटरिम सेटअप लंबा नहीं चाहिए था। क्योंकि वो तो जो इनके इंपोर्टेड जो टट्टू थे वो तो कर रहे थे महंगाई, धड़ाधड़ कर रहे थे। हुकूमत छोड़ने से पहले भी 20 रुपए पेट्रोल बढ़ा के गए, उनको तो नहीं फर्क पड़ता था, तो वो तो ताबेदारी तो कर रहे थे। तो इन लोगों से महंगाई के अलावा
کچھ اور کام لینا ہے جو کہ شاید ایک سیاسی بندہ جس نے عوام کے پاس جانا ہو ووٹ کے لیے وہ نہ کر پائے. تو ابھی پلان انکمپلیٹ ہے دوستو. ٹرائی ٹو ریڈ بٹوین دا لائنز. میں ہر ایک چیز ہجے کر کے نہیں بتا سکتا. آپ کو خود کچھ تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا, ٹھنڈے دماغ سے آنکھیں بند کر کے سوچنا پڑے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. صرف آپ کو یہ تو اگر کلیئر الفاظ میں کہہ دوں تو وہ یہ ہے کہ عمران خان کو اب بھی انہوں نے رہا نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ ان کے جو مقاصد ہیں جو عمران خان کی ایبسنس میں ہی پورے ہو سکتے ہیں وہ بھی پورے ہوئے نہیں. ان کی تو بھی نظر بھی نہیں آنا شروع ہوا, ہلکے سے اس کے بادل بھی نہیں آنے شروع ہوئے. وہ کچھ لوگ شاید دیکھ پاتے ہیں, شاید میں بھی ان میں سے ایک ہوں, لیکن یہ ہے کہ عام جنرل پبلک تک تو وہ پہنچ بھی نہیں, وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ پلان کیا ہو سکتے. تو وہ کہتے ہیں نا مائلز ٹو گو بیفور وی سلیپ. ابھی بڑا کچھ ہونا ہے اور ہمیں تیار رہنا چاہیے. معیشت کے بہت برے حالات ہیں اور مجھے آگے بہتری ہوتی ہوئی بالکل بھی نظر نہیں آ رہی. یہ انٹرم گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر پائے گی. دن بدن مہنگائی کا ایک مزید طوفان آنا ہے. عوام جو بیچاری پس رہی ہے اس مہنگائی کے بوجھ تلے, وہ بیچاری جو ہے اس کے پاس روٹی کپڑے مکان کے چکر کے بعد وقت ہی نہیں بچتا کہ وہ نکل کے اپنے حق کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائے. خان کے لیے نہیں, اپنے لیے. ٹھیک ہے نا, یہ چھوڑے سیاسی پارٹیوں کو. بندہ اپنے لیے تو اٹھتا ہے نا کہ یار یہ مہنگائی ہے, میں کہاں سے, جس طرح کراچی کے تاجر کھڑے ہوئے کہ جی ہم نے بجلی کا بل نہیں دینے, تو وہ اپنے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ انسان صحیح معنوں میں اگر کھڑا ہو سکتا ہے اور کھڑا رہ سکتا ہے تو وہ اپنے لیے رہ سکتا ہے. کسی اور کے لیے تو احسان کر کے تو ایک حد سے زیادہ نہیں کر سکتا.